गणेश जी का पूजा करते हैं। तो जिस बार गणेश जी का पूजा कुछ कारण से हम नहीं कर पाते हैं, के तौर पे ये पहले ऐसे पद्मश्री हैं जिनको इस क्षेत्र में इतना सम्मानजनक सम्मान प्राप्त हुआ है, अवार्ड मिला है। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम देश दुनिया के अलग अलग किरदारों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। पिछले कई महीनों में हमने कई सारे किरदारों से आपकी मुलाकात करवाई, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री का सम्मान प्राप्त किया है। आज की हमारी बातचीत में एक विशेष अतिथि हमारे साथ हैं, डॉक्टर कुशल कंवर शर्मा। नमस्ते। स्वागत है सर आपका। विशेष और रोचक इसलिए क्योंकि इनका काम बहुत रोचक है। हमने साहित्य से जुड़े हुए लोगों से आपको मिलवाया है, हमने चिकित्सा क्षेत्र के लोगों से आपको मिलवाया है, हमने समाज कार्य के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को आपको मिलवाया है। लेकिन आज इस विशेष कड़ी में हम एक ऐसे किरदार से मिल रहे हैं जो एलिफेंट मैन के नाम से पूरे एशिया में प्रसिद्ध हैं। न सिर्फ भारत में, इंडोनेशिया, अमेरिका और भी बहुत सारे एशिया, यूरोपियन एशियाई देशों में इन्होंने अपने नाम से ख्याति प्राप्त की है। तो आइए, असम में जन्मे, असम के नलबाड़ी में जन्मे एक छोटे से गांव से आने वाले डॉक्टर कुशल शर्मा से आज बातचीत करवाते हैं, आपकी मुलाकात भी करवाते हैं और जानते हैं कि इस एलिफेंट मैन ने अपने सफ़र में, इतने लंबे सफ़र में क्या क्या हासिल किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। तो इस कड़ी में मिलते हैं एलिफेंट मैन ऑफ एशिया डॉक्टर कुशल शर्मा से। तो सर, बहुत स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे हैं, हमने कई कड़ियों में अलग अलग पद्मश्री किरदारों से लोगों को मिलवाया है। आज हम आपसे मिल रहे हैं। अभी हाल में ही आपको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए। आपने रेडियोलॉजी में पढ़ाई की है, अपनी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी में। आपने कॉटन कॉलेज, जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहा है, विश्वविद्यालय, उससे अपनी पढ़ाई की है। आपने शिक्षक के तौर पे भी अपनी सेवाएं दी हैं और दे भी रहे हैं। आपने हाथियों को लेकर बहुत काम किया है, इसलिए शायद पूरे देश में और संभवतः पूरे एशियाई देशों में आपका नाम हाथी मैन के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। तो ये जो आपकी यात्रा है बहुत रोचक है, काम भी बहुत रोचक है। तो आज क्यों ना इस पे बातचीत की जाए और आपके पद्मश्री की इस सफ़र को साझा किया जाए हमारे दर्शकों के साथ। तो सर, ये शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा ये बताएं कि कार्य बहुत अलग हटके है और एलिफेंट मैन नाम कैसे पड़ा, हाथी मैन कैसे, थोड़ा इसके बारे में बताएं। हाँ, अगर हम शुरुआत के बारे में बोलने लगे तो आई थिंक वी विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम माय चाइल्डहुड। तो आपने जिक्र किया मेरा घर का, नलबाड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा जगह है, बोरामा नाम है उसका, ट्राइबल एरिया है प्राइमरीली, एंड इट इज इन द फुट हिल्स ऑफ भूटान। तो हमारा घर में जगह बहुत थे उस टाइम, लाइक लोग बहुत कम थे और हमारा घर में काफ़ी ज़मीन थे जी। और हमारा एक हाथी हुआ करती थी, एक फीमेल हाथी जी, मादा हाथी, एंड उसकी नाम थी लक्ष्मी, मुझे अभी भी याद है। और आपके घर में? मेरे घर में ही थी। अच्छा। हमारे तो वो लक्ष्मी, मुझे याद है मैं 7 साल 8 साल उम्र का मैं था और उसी टाइम में मैं लक्ष्मी को राइड करता था। लक्ष्मी पे बैठ के मैं लाइक नदी में ले जाता था और नदी के उस पार जंगल थे, जंगल में घास खिलाने के लिए ले जाता था। अच्छा। क्योंकि जो माहौत था ना वो थोड़ा सा ड्रग एडिक्ट और एल्कोहलिक नेचर का था जी। तो हाथी को किसी को अगर दिया जाए और ले जाने के लिए ये खुश रहता है, पैर के नीचे आराम से सो जाता था। तो उसके बाद मेरा पापा जॉब में थे और ट्रांसफर हुआ दूसरा जगह में, और मेरा जो बहुत इंटीमेट एसोसिएशन था लक्ष्मी के साथ वो 1-1.5 साल का ही था। और
इस दौरान मैं माँ से मैं मार भी खाता था। अच्छा। क्योंकि हाथी के साथ घूमते रहता था। जी, जी। और माँ मुझे बोलती थी कि तुम हाथी का माहौर बनोगे क्या, तुमको पढ़ना है, आगे जाके मास्टर बनना है या डॉक्टर बनना है, तुम क्यों हाथी के साथ टाइम बर्बाद तो करते ये हो? जो हाथी है आपके पिताजी ने पाला हुआ? नहीं, पिताजी ने पाला। मैंने एक्चुअली मैंने बोला ना आपका, हमारा जो ऑर्चार्ड है बहुत ही बड़ा था। जी, जी। और हमारा एक फैमिली फ्रेंड थे जी, जो एक लैंडलॉर्ड था। जी। उनका लैंडलॉर्ड में एक्चुअली बिजनेसमैन था वो, उनका हाथी था ये। और जब लॉगिंग के लिए भूटान में ले जाते थे और ऑफ सीजन में, जी। जैसे 6 महीना का ऑफ सीजन होता जी। है, जब बारिश गिरता है ना तो लॉगिंग नहीं कर सकता, और हाथी ले आकर के हमारे घर में रखते थे। हमारा बहुत जगह था और लगभग सब लोग जानते थे हमारा ही हाथी। जी। और हम भी ऐसे ही मानते थे। और मेरा दादी माँ भी उस हाथी को हमेशा धान खिलाता था। अच्छा। और यहाँ फोरहेड में जो सिंदूर है ना, सिंदूर देता था। जी, जी। ये सब तो और बहुत प्यारा सा हाथी था। और ये 1.5 साल का मेरा इंटीमेट रिलेशन हुआ। फिर जब मेरा पापा ट्रांसफर हो गया, जी। हम वापस आए वहाँ उस 1.5 साल 2 साल बाद, तो मैंने सीधा ऑर्चार्ड में भागा जी। लक्ष्मी को मिलने के लिए। और उस जमाने का बात कर रहा हूँ जब कोई टेलीफोन नहीं था, कोई इंफॉर्मेशन इतना सुविधाएं नहीं था। जी। तो आके मैं इधर उधर देखा, लक्ष्मी कहीं नहीं है। तो मैं दादी माँ के पास चला गया, दादी माँ लक्ष्मी कहाँ है, लक्ष्मी कहाँ है? तो दादी माँ बहुत अपसेट, दादी माँ जानती थी कि मैं रोने लगूंगा। दादी माँ ने बोला कि लक्ष्मी नहीं रहा बेटा, लक्ष्मी का कुछ इन्फेक्शन हो गया था, कुछ बीमार हो गया था और उससे लक्ष्मी गुजर गया। लेकिन उस इंटरिम पीरियड में मैं जब से वेटनरी सब्जेक्ट को चुना और हाथी को इलाज करने के लिए, सेवा करने के लिए मुझे मौका मिला, ये जो इंटरिम 15-20 साल का जो टाइम था, जब से मेरा जिंदगी का जो हाथी के साथ दौर जुड़ गया ना, और हम गणेश जी का पूजा करते हैं, तो जिस बार गणेश जी का पूजा कुछ कारण से हम नहीं कर पाते हैं, मेरा घर में सब लोग हाथी का सपना देखने लगते हैं। अच्छा। और देखते हैं आके दरवाजा से हाथ ऐसे फैलाते हैं। अच्छा। सूर जो बोलता है ना, वो हाथी है और ऐसा कुछ मांगते हैं। अच्छा। तो हम कभी मिस नहीं करते गणेश जी का पूजा। अब भगवान जानता है क्या बात है। मैं हमेशा सपना देखता था। फिर प्रोफेशन चुनने का जब टाइम आया तो मैंने वेटनरी का प्रोफेशन चुना। ऐसा नहीं सोचता कि मुझे हाथी का इलाज करने का मौका मिलेगा, लेकिन जानवरों के साथ, सब दूसरा जानवर के साथ भी, जैसे गाय भैंस हम पालते थे, हमारे घर में बहुत थे और सब कुछ जानते हैं, दूध भी निकालना जानते हैं, घास खाते हैं, सब कुछ करते हैं, अभी भी करते हैं। अच्छा। तो वेटनरी प्रोफेशन चुना, जहाँ की मुझे मेडिकल में सीट मिला था, इंजीनियरिंग में सीट मिला था। तब भी कोई मुझे बोला क्या कर रहे हो तुम, कहाँ वेटनरी का? मेरे माँ की माँ जो नानी, तो 2-3 दिन तक खाना भी नहीं खाया था। ब्राह्मण का लड़का होके तुम गाय को इंजेक्शन करोगे, कितना पाप होगा। तो मेरा दादाजी, नाना जी ने समझाया कि देखो ऐसा बात नहीं है, वो तो इंजेक्शन करेगा भलाई के लिए, उसको सेवा करने के लिए। तो हमारा बैकग्राउंड ऐसा ही था। बहुत वो हाथी पालने का सिलसिला जो शुरू थोड़ा तो था, लेकिन जब मैंने BBSc पास किया, बैचलर वेटनरी साइंस, वेटनरी डिग्री, और भगवान की दुआ से आई टॉप द लिस्ट, आई वाज द गोल्ड मेडलिस्ट। तो उसके बाद मैंने वेटनरी सर्जरी में मास्टर्स किया। और उस टाइम में मेरा गाइड और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था डॉक्टर SC पाठक। And Dr. Pathak was the leading elephant surgeon of that time. तो मैं अब डेस्टिनी में बोल रहा हूँ और पाठक सर के साथ बैग उठा के जाने का मुझे मौका मिला। जी। और वही शुरुआत हुआ ये डॉक्टरी का, जो स्पेशली से आप कम से कम 40 इयर्स का ये एसोसिएशन एज ए डॉक्टर। जी। तो बैग लेके मैं चलता था और बहुत ही एंजॉय करता था। मैं हाथी के साथ में हमेशा दोस्ती होता था और धीरे धीरे वहाँ से शुरू हुआ मेरा ये करियर। और ये जब आपने बोला यात्रा, ये जो मेरा वहाँ से शुरू हुआ एक्चुअली। दर्शकों, आप जैसा कि सुन रहे हैं, हम एक बहुत ही सहज किरदार से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। हाथी के डॉक्टर हैं, हाथी मैन हैं, जैसा कि इन्होंने खुद भी बताया।
पूरे देश भर में प्रचलित हैं और बहुत सारे हाथियों की इन्होंने सेवा की है। चूँकि इन्होंने बताया कि बचपन से इनका लगाव हाथी से था, वो प्रेम था और शायद उस प्रेम की ही वो पराकाष्ठा थी कि आज ये वेटनरी डॉक्टर के तौर पे और हाथी डॉक्टर के रूप में भी जाने जाते हैं और हाथी मैन के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर कुशल शर्मा एक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और मैं आपको बताते चलूँ कि पशु चिकित्सक के तौर पे ये पहले ऐसे पद्मश्री हैं जिनको इस क्षेत्र में इतना सम्मानजनक सम्मान प्राप्त हुआ है, अवार्ड मिला है। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, चूँकि आप इस पेशे से जुड़े रहे हैं, आपने पशुओं की बहुत सेवा की है और पिछले 2 दशकों से आपकी ये सेवा का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। आप वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर काम कर रहे हैं, उनके वन्य जीवों के स्वास्थ्य को लेकर आप काम कर रहे हैं। किस तरह की चुनौतियाँ आती हैं? चूँकि लीक से थोड़ा अलग हट के काम है, कई बार जंगलों में जाना पड़ता होगा, वन्य जीवों के आसपास जाना पड़ता होगा जो खूंखार होते हैं और ख़ास तौर से हाथी तो कई बार वाइल्ड हो जाते हैं। कैसे निपटते हैं ऐसी चुनौतियों से? देखिए, ये जैसे आपने जिक्र किया, ये तो बहुत चैलेंजिंग काम है अनडाउटेडली। और इवन जो हाथी के साथ कोई भी एक चाहे पालतू हो, वाइल्ड का तो जवाब ही नहीं, पालतू हाथी भी किसी को भी मार सकते हैं, ऐसा होते रहते हैं। तो आपने देखा होगा जो केरला में अक्सर घटना होते हैं, जो हाथी मस्त में आ जाते हैं और उसके बाद लोगों को मारने लगते हैं। तो ऐसा असम में भी बहुत होता है और दिस इज वेरी रिस्की। एक्चुअली हम क्या करते हैं, जब हाथी ने ये मस्ती में आ गया, इट बिकम्स एग्रेसिव, तो it will break its chain and all that and run away. Now in Kerala they don't have many forests. It is all urban elephants. So काम बहुत है। अभी मुझे हेल्थ केयर तो कम कर ही रहा हूँ, हमेशा करूँगा। मैं डॉक्टर हूँ, मैं वेलफेयर का काम कर रहा हूँ, मैं कंजर्वेशन का काम भी कर रहा हूँ। और कंजर्वेशन के लिए मैं कम्युनिटी के साथ काम करता हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ और वो लोग को ट्रेन अप करता हूँ हाउ टू लिव विद एलिफेंट्स। दो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट से ह्यूमन एलिफेंट कोएग्जिस्टेंस, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। तो हाउ दे कैन सेव देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये मेरा काम है। यू आर डूइंग अ लॉट। वो कहते हैं ना कि मासूम, किसी शायर ने कहा है, मासूम हूँ, मासूमियत का नकाब ओढ़े नहीं रखा हूँ, जानवर हूँ साहब, इंसान नहीं हूँ। हमने कई सारी फिल्मों में हाथी को देखा है, साथी बनते हुए देखा है। आपको याद होगा राजेश खन्ना की फिल्म जो बहुत पॉपुलर हुई थी, लोकप्रिय हुई थी, जिसमें हाथी और मनुष्य के जीवन को एक साथ चित्रित किया गया था। उनके सह संबंधों को बहुत मधुरता के साथ उकेरा गया था। और बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब हम अपने वास्तविक जीवन में किसी ऐसे किरदार से मिल रहे होते हैं जिनको अक्सर हमने नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी पे देखा होता है, या अक्सर हमने उनको किताबों में पढ़ा होता है। लेकिन आज आपके समक्ष एक एलिफेंट मैन है जिन्होंने कितनी सारी सेवाएं मैं उल्लेख नहीं कर सकती हूँ, पिछले कई दशकों से इन्होंने अपनी सेवाएं हाथियों की सेवा के लिए दी हैं और लगातार अभी भी दे रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये कई सारे कैंप्स में से जुड़े हैं, एलिफेंट्स को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, साथ साथ इनका अपना पढ़ाने का भी काम चल रहा है। ये टीच भी कर रहे हैं अभी असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, शायद अगर मैं ठीक हूँ तो। और कितना सुखद एहसास है कि हम एक ऐसे व्यक्तित्व से मिल रहे हैं और आपको मिलवा भी रहे हैं जिन्होंने वन्य जीवों को लेकर बहुत बड़ा काम किया है। सर, मैं जैसा देख रही थी कि आपने राइनो ट्रांसलोकेशन को लेकर काम किया है। ये क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा इसके बारे में संक्षिप्त में? बट बिफोर आई से दैट, आई वुड लव टू मेंशन अबाउट द हाथी मेरे साथी फिल्म। जी जी, जरूर, राजेश खन्ना फिल्म। जरूर। बचपन में मैं वो फिल्म देखा था और एक्चुअली उस फिल्म में एक बहुत पॉपुलर सॉन्ग है जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था जी। नफरत की दुनिया छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। क्या बात। तो उस फिल्म में भी वही नफरत की दुनिया, ये जो लाइक द वे elephants, the species that has served human being, mention about my association with other Rhino I work with the government not only of Assam, UP, Bihar, Chhattisgarh, then Uttarakhand, all other governments. The entire part of India. They all invite me, even Kerala. Okay. So Karnataka, I go everywhere. I am member of
the Project Elephant Steering Committee and many other committees where elephants are there. So besides that, I also work with various NGOs like And you participated in awareness program. many, like whoever is doing good thing, I am always there. They can count on me. Yeah. So WWF, I am very much friendly with. I do a lot of work because you were mentioning Yeah, about yeah. rhino. That is why Yeah, I am yeah. saying. Okay. Then Wildlife Trust of India. Okay. They are also doing a lot of conservation work. Great, great. And Wildlife SOS. SOS Village. No, not SOS Village. There is one organization, Wildlife SOS. Okay, They are that's stationed Wildlife in SOS. Mathura. They have elephant rescue center. So mostly the distressed elephants are brought and cared and given a new lease of life. Okay. So whoever is doing good thing, as I feel, I am associated. Regarding rhino, it came to my mind because you mentioned about rhino. Actually, it started with Manas National Park. You know, it's Manas mentioned National Park is probably the most beautiful wildlife haven of India. I tell you, it is in the foothills of Bhutan. Beautiful rivers, clean water, and then that blue hills, Oh, that's like undisturbed a heaven. environment. It's a heaven. I welcome everyone to Manas. Anyway, unfortunately, so in 2005, we started that initiative for actually bringing rhino into Manas because we know that only rhinos can protect Manas. So finally in 2008, we brought the first rhinos from Pavitra, then from Kaziranga, and today we can proudly declare that we have 52 rhinos in Manas. That's great achievement. But not only rhinos, while protecting rhinos, we have also, protected all other species. And you will be surprised to know the tiger, for example, tiger tiger. from 5 to 6, now we have 30 plus That's great. tigers, Bengal tigers, and all other species. Peacock, now they are in huge numbers. Oh. All are hawk deer. We also brought swamp deer to Manas from Kaziranga. Two times we translocated. So anyway, today Manas has become a destination again, which was written off. So that is also a success story. That's great. We are actually talking to a elephant man. चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ एक सवाल और लेंगे डॉक्टर साहब से. वक्त कम है लेकिन सवालात बहुत ज़्यादा है, तो इन्हें जल्दी विदा भी करना है. इसलिए सर, एक सवाल जो मेरे मन में बहुत देर से कौंध रहा है. आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे व्याख्यानों को संबोधित किया है. आप कार्यशालाओं में जाते रहे हैं, एलिफेंट से जुड़े चिकित्सा वर्कशॉप्स में भी जाते रहे हैं. आपने कई सारे लोगों को, आप अमेरिका से लेके आप इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, जाने कितने सारे देशों में आप गए हैं और आपकी यात्राएं अनंत जारी हैं. इतने व्यापक अनुभव के बाद क्या कुछ ऐसा लगता है कि जो हम भारतीय हैं उनकी संवेदनशीलता जो जानवरों को लेकर है, ख़ासतौर से आप हाथियों की हम चर्चा करें, और जो आप विदेशी धरती पे जाते हैं वहाँ के लोगों का जो अप्रोच है, एक सेंसिटिविटी है जो जानवरों के प्रति, जो प्यार है, जो स्नेह है, जो भावना है. चूँकि हमने पिछले दिनों भी कई घटनाएं देखी जहाँ केरल में हाथियों के साथ अत्याचार किया गया, बहुत क्रूरता से उसको जंजीरों में बांध के फिर मारा गया. कई सारी चीज़ें हैं और घटनाएं होती रही हैं. कहाँ पाते हैं कि हमारा जो भारतीय समाज है वो जानवरों को लेकर इतना संवेदनशील क्यों नहीं हो पा रहा है, खासतौर से हाथियों को की अगर हम बात करें, उस परिवेश में क्यों नहीं ढल पा रहा है जिसकी हमें तलाश. I have different idea. Opposite to what you have just mentioned. Actually, I have the Asian elephants are there in 13 countries across Asia. Of course, Europe and America, zoos and circuses and all, they have elephants. And like they have no that conflict issue. They don't have. Conflict issues are here in Asia. And you will be happy to know that, contrary to your perception, we have 2/3 of Asian elephants in India only. The total Asian elephant population is less than 50,000, and out of that, more than 30,000 we have in India. In India. So that is one thing. If the Indian people are antagonistic, it will not be the case. And it is the India government that has established the Project Elephant, Project Tiger. So Project Tiger. There has been a good revival. Even elephant population revival is there. The problem is basically it is
competition for space. We have failed to keep our human population controlled. True, true. Because of that, actually, the human population is trying to, infringe to the wildlife habitat. And that is one reason why the conflict is growing. Yes. Second thing is that the climate change, untimely rain or no rain. Yeah. So There is the no vegetation, vegetation has become poor. And the mega herbivora species like elephant, they do not get enough food. And once they come out and they taste sugarcane, they taste maize and other palatable food, their habits become spoiled to do that. They're actually opening the window, inner window to do so. We basically, corruption has become very much deep-rooted in our culture, unfortunately. Oh, Though that's our Honorable fact. Prime Minister is very much against it, and even many states we have seen corrupt people are being arrested, punished, but it has become a culture type of thing. Like people go to office, for that they get salary, but for working you have to give Right. something. That kind of culture That's a very has. bad culture which is inbuilt in our. And what those elephants, the illegally traded elephants are doing? Why they are buying those elephants? but that's Such questions should be asked. There is an international Because market elephant, also. no, international market elephant cannot be traded right now. There is a restriction from IUCN, the International Union for Conservation of Nature, and India is a signatory to CITES. You know that. So the wildlife and their body parts cannot be traded. So illegal trade is there, but there are many loopholes. But it could happen only because of corruption. True. It is I not do agree. two things. It's very partial. The Wildlife Protection Act is not so bad. There may be some areas where we need to look into, but by and large, Wildlife Protection Act is good. By and large, our common people are also good. But in some areas, there are hunting culture. Like if you go back to say a couple of centuries, it was always like people hunted animals mostly for food or for their self-protection. True, absolutely. To protect themselves from the attack of wild animals, only they killed, and they kill for food. But over the years, some people have instinct. Do you know, you mentioned about the foreign countries. Do you know in America there are centers where hunting is allowed. Oh, You have to pay. You are given a rifle and go and shoot. And That's so even surprising. in India, some people want to do that. जैसा कि आपको मालूम है कि हम बातचीत कर रहे हैं एलिफेंट मैन से, पद्मश्री से सम्मानित है, हाल ही में इनको पद्मश्री मिला है। और एक बहुत अच्छी बात है कि मौजूदा सरकार है जो हमारी है, मौजूदा और वर्तमान सरकार ने एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को जो बहुत ही बुनियादी स्तर पे, मौलिक स्तर पे काम कर रहे हैं, उनको पद्मश्री से सम्मानित कर रही है और उनके काम को सराह रही है। उनके उत्कृष्ट योगदान को आप लोगों तक लाने की कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में आज हम मिल रहे थे डॉक्टर कुशल से, जो एलिफेंट मैन है। खूब सारी बातें इन्होंने की, अलग अलग एंगल्स पे हमने बातचीत की। जानवरों के प्रति जो संवेदनशीलता होनी चाहिए उस पर हमने बातचीत की। अगर नहीं है तो उससे कैसे लाया जाए, हम कैसे सेंसिटिव हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपको अनन्य प्रेम है, बहुत गहरे से आप जुड़े हैं। दो तीन चीज़ें ऐसी बताएं जिससे आप बहुत गहराई से जुड़े हैं। संगीत। क्या बात है, वो गाना गुनगुनाएं आप। নতুন নাগিনী তুমি কাল নাগিনী তোমা বলা বলই কিমান পর নীলা গরল পিয়া মই নীলকণ্ঠ সত্য সিদ্ধময় যাদুকৰ সুৰুজৰ স্পৰ্শই ঢুকিকে নোপোৱা শতাব্দীর আন্ধারে কলিজা কপোয়া অরণ্য দেখিলো কত গুহা ভ্রমিলো কত দেশ বিদেশৰ হৰপিনি বসিলো তোমা বলাবলৈ কিমান পৰ নীলা গৰল পিয়া মই নীলকণ্ঠ ओलिया बोलिया मोय जादूकर। क्या बात है, अद्भुत अद्भुत।
कंठ से जो स्वर फूटे हैं उससे भूपेन हजारिका जी की जो स्मरण है वो ताज़ा हो गई, उनकी याद ताज़ा हो गई। वो बहुत सुंदर अद्भुत गाया आपने। हम बातचीत कर रहे थे, दर्शकों बताते चलूँ, हम बातचीत कर रहे थे कैसे पद्मश्री से जो ब्रह्मपुत्रा की धरती से आते हैं, जो भूपेन हजारिका की धरती से आते हैं और जो हाथियों की धरती से भी आते हैं, हाथी मैन से हम बातचीत कर रहे थे। खूब सारी बातें भी हुई, बहुत सारे निजी अनुभवों को हमने साझा भी किया, इनके प्रोफेशनल फ्रंट पे बात की, इनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को भी हमने आप तक पहुंचाया। और चलते चलते अब चूंकि इंटरव्यू समाप्त हो रहा है और साक्षात्कार से में हम इनको विदा करेंगे और हम डॉक्टर कुशल से जानने की कोशिश करेंगे कि आप नई युवा पीढ़ी को, जो हमारी न्यू जनरेशन है, उसके लिए क्या संदेश छोड़ेंगे एक पद्मश्री के नाते, देश को क्या संदेश? मेरा जो इंडिया का जो यूथ है, मैं यही कहना चाहता हूँ, जमीन के साथ जुड़े रहिए जी। अभी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो अचानक वेस्टर्न कल्चर, अमेरिकन कल्चर जो पिक्चर में, फिल्म में देखते हैं, वो लोग बंदर जैसा इमिटेट करने लगते हैं। मैं अमेरिका में जा चुका हूँ कई बार। आई हैव डिलीवर्ड इन ऑल दोज यूनिवर्सिटीज। I have seen the good characters of those people. Like they are so eager to learn, they are so hardworking. वो सब कैरेक्टर हमारा ये बंदर लोग नहीं देखते। वो लोग बस जो फिल्म में देखते हैं गलत कल्चर, उसी को इमुलेट करना चाहते हैं, वो गलत है। तो हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, महसूस करता हूँ मैं कि हमारा जैसा देश कहीं नहीं है जी। और विविधताओं वाला देश, विविधता है, ऑर्गेनिक, टोटल ऑर्गेनिक लिविंग है इंडिया में। हमारा जो कल्चर है ये जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। और अब देखिए, जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था ग्लोबली, इंडिया में कुछ नहीं हुआ था, सब स्थिर था तब, क्योंकि हमारा एग्रेरियन इकोनॉमी, हमारा खेती होगा, बड़ा बड़ा जो स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो रहा है, आवर फार्मर्स डोंट केयर, वी प्रोड्यूस, वी ईट एंड स्लीप पीसफुली। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। और वो कल्चर हमको छोड़ना नहीं चाहिए। ना हम तो धोबी का कुत्ता बन जाएंगे, ना घर का ना घात का। हम घात में है, बढ़िया से है तो बढ़िया रहिए, अपना जमीन से जुड़े रहिए। विदेश जाएंगे नहीं, मैंने बहुत सारे देश देखा, ईस्ट एंड वेस्ट, कुछ भी नहीं, ईस्ट एंड वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। इसी संदेश के साथ कि हम जंगल भी बचाते रहें, ज़मीन भी बचाते रहें और जानवरों को भी बचाते रहें, उन्हें प्यार करते रहें, उन्हें अपने दिलों में जगह देते रहें और डॉक्टर साहब की तरह, एक हाथी मैन की तरह जानवरों की रक्षा भी करते रहें। इसी संदेश के साथ, जो इन्होंने संदेश हमारी नई पीढ़ी को दिया कि जल, जंगल, ज़मीन के साथ साथ जानवरों से भी जुड़े रहें और देश से प्यार करें और अपनी जड़ों से जुड़े रहें। मिलते हैं किसी और एपिसोड में, किसी और खास पद्मश्री से, किसी और हस्ती से, और मुलाकात करवाते हैं उनसे, उनकी निजी पलों से। बहुत बहुत आभार कि आपने हमें देखा, हमें सराहा और अभी तक हमें सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत कीमती वक्त दिया है अपना। बहुत आभार, बहुत आभार।